चैप्टर 7 अप्रत्याशित। काली रेखा कफन जैसी धुंध के बीच से मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं उनकी गहरी रूबी जैसी आंखों को देख सकता था जो इच्छा से चमक रही थीं, शिकार के लिए लालायित थीं। उनके होंठ उनके तीखे, गीले दांतों पर पीछे हट गए थे, कुछ गुर्राने के लिए, कुछ मुस्कुराने के लिए। मैंने अपने पीछे बैठे बच्चे की कराह सुनी, लेकिन मैं उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख सका। हालांकि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए बेताब था कि वह सुरक्षित है, लेकिन अब मैं ध्यान भटकाने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकता था। वे धीरे धीरे करीब आ गए, उनकी काली पोशाकें हरकत के साथ थोड़ी सी लहरा रही थीं। मैंने देखा कि उनके हाथ हड्डियों के रंग के पंजों में बदल गए। वे अलग अलग दिशाओं से हम पर हमला करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। हम चारों ओर से घिर चुके थे। हम मरने वाले थे। और फिर फ्लैश से प्रकाश के फटने की तरह पूरा दृश्य अलग था। फिर भी कुछ नहीं बदला। वोल्टुरी अभी भी हमारी ओर पीछा कर रहा था, मारने के लिए तैयार। वास्तव में जो कुछ बदला वह ये था कि मुझे तस्वीर कैसी दिख रही थी। अचानक मुझे इसके लिए भूख लगी। मैंने उन पर हमला करने के लिए कहा। घबराहट खून की प्यास में बदल गई। जैसे ही मैं आगे झुका, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी और मेरे नंगे दांतों के बीच से एक गुर्राहट निकली। मैं झटके से सीधा खड़ा हो गया, जैसे सपने से बाहर आ गया हो। कमरा काला था, बहुत गर्मी भी थी। पसीने की वजह से मेरे बाल कनपट्टियों पर उलझ गए थे और गले से नीचे बह रहे थे। मैंने गर्म चादरों को टटोला और पाया कि वे खाली थीं। एडवर्ड, तभी मेरी उंगलियों को किसी चिकनी, सपाट और सख्त चीज का सामना करना पड़ा। कागज की एक शीट, जो आधी मुड़ी हुई थी। मैंने नोट को अपने साथ लिया और कमरे में लाइट स्विच तक अपना रास्ता टटोला। नोट का बाहरी भाग श्रीमती कुलेन को संबोधित था। मुझे उम्मीद है कि तुम जागोगे नहीं और मेरी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम्हें पता लग गया तो मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं अभी शिकार करने के लिए मुख्य भूमि पर गया हूँ। वापस सो जाओ और जब तुम फिर से जागोगे तो मैं यहाँ रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने आह भरी। हम यहाँ लगभग 2 सप्ताह से थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि उसे जाना होगा, लेकिन मैं समय के बारे में नहीं सोच रहा था। हम यहाँ समय से परे अस्तित्व में लग रहे थे, बस एक परिपूर्ण अवस्था में बह रहे थे। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा। मुझे पूरी तरह से नींद आ रही थी, हालांकि ड्रेसर पर लगी घड़ी बता रही थी कि 1 बज चुका है। मुझे पता था कि मैं कभी भी इतनी गर्मी और चिपचिपाहट के साथ सो नहीं पाऊंगा। इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि अगर मैंने लाइट बंद कर दी और अपनी आंखें बंद कर ली, तो मुझे अपने सिर में उन काले आकृतियों को देखना निश्चित था। मैं उठकर अंधेरे घर में इधर उधर घूमता रहा, लाइटें जलाता रहा। एडवर्ड के बिना घर बहुत बड़ा और खाली खाली लग रहा था। अलग। मैं रसोई घर में पहुंची और निर्णय किया कि शायद मुझे आरामदायक भोजन की आवश्यकता है। मैंने फ्रिज में तब तक खोजबीन की जब तक मुझे फ्राइड चिकन के लिए सारी सामग्री नहीं मिल गई। पैन में चिकन के चटकने और चटकने की आवाज़ एक अच्छी, घर जैसी आवाज़ थी। जब ये खामोशी भरती थी तो मुझे कम घबराहट महसूस होती थी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैंने इसे सीधे पैन से ही खाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में मेरी जीभ जल गई। हालांकि 5वें या 6ठे निवाले तक यह इतना ठंडा हो गया था कि मैं इसे खा नहीं सका। इसे चखें। मेरी चबाने की गति धीमी हो गई। क्या स्वाद में कुछ गड़बड़ थी? मैंने मांस की जांच की और यह पूरी तरह से सफ़ेद था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये पूरी तरह से पक गया है। मैंने एक और प्रयोगात्मक निवाला लिया। मैंने 2 बार चबाया। उफ, निश्चित रूप से बुरा। मैं इसे सिंक में थूकने के लिए उछल पड़ा। अचानक चिकन और तेल की गंध घृणित थी। मैंने पूरी प्लेट ली और इसे कूड़ेदान में हिलाया, फिर गंध को भगाने के लिए खिड़कियां खोल दीं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। यह मेरी त्वचा पर अच्छा लग रहा था। मैं अचानक थक गया था, लेकिन मैं गर्म कमरे में वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैंने टीवी रूम में और खिड़कियां खोल दी और उनके ठीक नीचे सोफे पर लेट गया। मैंने वही फिल्म चालू की जो हमने पिछले दिन देखी थी और जल्दी ही उस फिल्म के शुरुआती गाने की आवाज़ सुनकर सो गया। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली
तो सूरज आसमान में आधा ऊपर था, लेकिन यह वह रोशनी नहीं थी जिसने मुझे जगाया। ठंडी बाहें मेरे चारों ओर थीं, मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। उसी समय मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, लगभग पेट में घूंसा लगने के बाद होने वाले झटके जैसा। मुझे माफ कर दो, एडवर्ड बड़बड़ाते हुए मेरे नम माथे पर अपना ठंडा हाथ पोंछ रहा था। इतनी सारी बातें पूरी तरह से। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे चले जाने पर तुम्हें कितनी गर्मी लगेगी। मैं फिर से जाने से पहले एयर कंडीशनर लगवा लूंगा। मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। माफ कीजिए, मैंने हौंफते हुए कहा, उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने आप ही अपनी पकड़ छोड़ दी। बेला, मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की ओर भागी। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पहले तो मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो मेरे साथ था, जबकि मैं टॉयलेट पर बैठी थी और मुझे बहुत ज्यादा उल्टी आ रही थी। बेला, क्या हुआ? मैं अभी भी जवाब नहीं दे पाया था। उसने मुझे बेचैनी से पकड़ रखा था, मेरे बालों को मेरे चेहरे से दूर रखते हुए इंतजार कर रहा था कि मैं फिर से सांस ले सकूं। ये तो बहुत खराब चिकन है, मैंने विलाप किया। क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। ठीक है, मैंने हौंफते हुए कहा। ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग है। तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है। चले जाओ। ऐसा संभव नहीं है, बेला। चले जाओ, मैंने फिर से कराहते हुए कहा, उठने की कोशिश करते हुए ताकि मैं अपना मुंह धो सकूं। उसने मेरी धीरे से मदद की, मेरे द्वारा उस पर किए गए कमजोर धक्कों को अनदेखा करते हुए। जब मेरा मुंह साफ हो गया, तो वह मुझे बिस्तर पर ले गया और अपनी बाहों से सहारा देते हुए सावधानी से बैठाया। विषाक्त भोजन। हाँ, मैंने कर्कश स्वर में कहा। मैंने कल रात थोड़ा चिकन बनाया था। इसका स्वाद खराब था, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। लेकिन मैंने पहले कुछ निवाले खाए। उसने मेरे माथे पर ठंडा हाथ रखा। मुझे अच्छा लगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। मतली उतनी ही अचानक चली गई जितनी अचानक आई थी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी भी अन्य सुबह में महसूस करता हूँ। काफी सामान्य है। थोड़ी भूख लगी है, वास्तव में। उसने मुझे 1 घंटे तक इंतजार करवाया और एक बड़ा गिलास पानी पीने को दिया, फिर उसने मुझे कुछ अंडे फ्राई करके दिए। मैं बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहा था, बस आधी रात को जागने की वजह से थोड़ा थका हुआ था। उसने CNN चालू कर दिया। हम इतने संपर्क से बाहर हो गए थे, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था और हमें पता भी नहीं चलता, और मैं उसकी गोद में उनींदा होकर लेटा रहा। मैं खबरों से ऊब गई और उसे चूमने के लिए घूम गई। आज सुबह की तरह ही, जब मैं हिली तो मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। मैं उससे दूर हट गई, मेरा हाथ मेरे मुंह पर कसकर था। मुझे पता था कि मैं इस बार बाथरूम तक नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मैं रसोई के सिंक की ओर भागी। उसने फिर से मेरे बाल पकड़ लिए। शायद हमें रियो वापस जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब मैं बाद में अपना मुंह धो रहा था, तो उन्होंने उत्सुकता से सुझाव दिया। मैंने अपना सिर हिलाया और दालान की ओर बढ़ गया। डॉक्टरों का मतलब था सुई लगाना। मैं अपने दांत ब्रश करने के तुरंत बाद ठीक हो जाऊंगा। जब मेरे मुंह का स्वाद बेहतर हुआ, तो मैंने अपने सूटकेस में एलिस द्वारा मेरे लिए पैक की गई छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट ढूंढी, जिसमें पट्टियां और दर्द निवारक दवाएं जैसी मानवीय चीजें भरी हुई थीं, और अब मेरा लक्ष्य पेप्टो-बिस्मोल था। शायद मैं अपने पेट को शांत कर सकूं और एडवर्ड को शांत कर सकूं। लेकिन पेप्टो को खोजने से पहले मुझे कुछ और मिला जो एलिस ने मेरे लिए पैक किया था। मैंने छोटा नीला बॉक्स उठाया और उसे अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक देखता रहा, बाकी सब कुछ भूल गया। फिर मैंने मन ही मन गिनती शुरू की। 1 बार, 2 बार, फिर से। दस्तक से मैं चौंक गया, छोटा बक्सा वापस सूटकेस में गिर गया। क्या तुम ठीक हो? एडवर्ड ने दरवाजे से पूछा। क्या तुम फिर से बीमार हो गए? हाँ और नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ घुटी हुई लग रही थी। बेला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब चिंतित यह करने के लिए वो अंदर आया और मेरी स्थिति का मूल्यांकन किया। मैं सूटकेस के पास फर्श पर क्रॉस लेग्ड बैठा था और मेरा भाव शून्य और घूर रहा था।
वो मेरे बगल में बैठ गया, उसका हाथ तुरंत मेरे माथे पर चला गया। क्या गलत? शादी को कितने दिन हो गए? मैंने फुसफुसाकर पूछा। 17, उसने सहजता से उत्तर दिया। बेला, यह क्या है? मैं फिर से गिनती कर रहा था। मैंने अपनी उंगली उठाकर उसे इंतजार करने के लिए कहा और खुद से ही गिनती गिन ली। मैं पिछले दिनों के बारे में गलत था। हम यहाँ जितना सोचा था उससे ज्यादा समय से थे। मैंने फिर से शुरू किया। बेला, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहाँ अपना दिमाग खो रहा हूँ। मैंने निगलने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। इसलिए मैंने सूटकेस में हाथ डाला और इधर उधर टटोला, जब तक मुझे टैम्पोन का छोटा नीला डिब्बा फिर से नहीं मिल गया। मैंने उन्हें चुपचाप पकड़ रखा था। वो असमंजस में मेरी ओर देखने लगा। क्या तुम इस बीमारी को PMS बता रही हो? नहीं, मैंने घुटते हुए कहा। नहीं, एडवर्ड, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा मासिक धर्म 5 दिन देरी से आया है। उसके चेहरे का भाव नहीं बदला। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, मैंने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक मूर्ति में बदल चुका था। सपने, मैंने अपने आप से धीमी आवाज में कहा। बहुत सोना, रोना, इतना सारा खाना। ओह ओह ओह। एडवर्ड की निगाहें कांच की तरह चमक रही थीं, मानो वह मुझे अब और नहीं देख पा रहा था। अचानक, लगभग अनैच्छिक रूप से, मेरा हाथ मेरे पेट पर चला गया। ओह, मैं फिर चीखा। मैं एडवर्ड के स्थिर हाथों से छूटकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैंने बिस्तर पर पहने जाने वाले छोटे रेशमी शॉर्ट्स और कैमिसोल को कभी नहीं बदला था। मैंने नीले कपड़े को खींचकर हटाया और अपने पेट को घूरने लगी। असंभव, मैंने फुसफुसाया। मुझे गर्भावस्था या बच्चों या उस दुनिया के किसी भी हिस्से के बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं थी। मैंने इतनी फिल्में और टीवी शो देखे थे कि मुझे पता था कि यह इस तरह से नहीं होता। मैं सिर्फ 5 दिन लेट थी। अगर मैं गर्भवती होती, तो मेरा शरीर इस तथ्य को रजिस्टर भी नहीं करता। मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। मैं अपने खाने या सोने की आदतों में बदलाव नहीं करती। और निश्चित रूप से मेरे कूल्हों के बीच में एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट उभार नहीं होगा। मैंने अपने धड़ को आगे पीछे घुमाया, हर कोण से उसकी जांच की, जैसे कि वह बिल्कुल सही रोशनी में गायब हो जाएगा। मैंने अपनी उंगलियां उस सूक्ष्म उभार पर फिराईं, ये देखकर हैरान रह गया कि यह मेरी त्वचा के नीचे कितना कठोर महसूस हो रहा था। असंभव, मैंने फिर कहा, क्योंकि उभार हो या ना हो, मासिक धर्म हो या ना हो, और निश्चित रूप से कोई मासिक धर्म नहीं था। हालांकि मैं अपने जीवन में एक दिन भी देर से नहीं आई थी, कोई भी तरीका नहीं था जिससे मैं गर्भवती हो सकती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ मैंने कभी सेक्स किया था, वह एक पिशाच था, जोर से रोने के लिए। एक पिशाच जो अभी भी फर्श पर जम गया था और उसके फिर कभी हिलने का कोई संकेत नहीं था। तो फिर, इसके पीछे कोई और ही कारण होना चाहिए। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। एक अजीब दक्षिण अमेरिकी बीमारी जिसमें गर्भावस्था के सभी लक्षण हैं, बस तेजी से बढ़ रहे हैं। और फिर मुझे इंटरनेट पर खोजबीन करते हुए एक सुबह की बात याद आई जो अब एक जीवनकाल पहले की बात लगती है। चाली के घर में अपने कमरे में पुरानी डेस्क पर बैठे हुए, खिड़की से धूसर रोशनी चमक रही थी, अपने पुराने घरघराहट वाले कंप्यूटर को घूरते हुए वैम्पायर्स AZ नामक एक वेबसाइट को उत्सुकता से पढ़ रहा था। जेकब ब्लैक ने मुझे क्विल्यूट किंवदंतियों के साथ मनोरंजन करने की कोशिश करते हुए, जिस पर वह अभी तक विश्वास नहीं करता था, मुझे बताया था कि एडवर्ड एक पिशाच था। तब से 24 घंटे से भी कम समय बीता था। मैंने साइट पर पहली प्रविष्टियों को उत्सुकता से स्कैन किया था, जो पिशाच को समर्पित थी। दुनिया भर के मिथक, फिलिपिनो दानाग, हिब्रू एस्ट्री, रोमानियाई वर्कोलासी, इतालवी स्ट्रेगोनी बेनिफिस, वास्तव में मेरे नए ससुर के वोल्टुरी के साथ शुरुआती कारनामों पर आधारित एक किंवदंती। ऐसा नहीं है कि मुझे उस समय इसके बारे में कुछ भी पता था। जैसे जैसे कहानियां बड़ी होती गईं, मैंने उन पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। और भी अविश्वसनीय, मुझे बाद की प्रविष्टियों के केवल अस्पष्ट अंश ही याद हैं।
वे ज्यादातर शिशु मृत्यु दर और बेवफाई जैसी चीजों को समझाने के लिए बनाए गए बहाने लगते थे। नहीं प्रिया, मेरा कोई अफेयर नहीं है। जिस सेक्सी महिला को तुमने घर से चुपके से बाहर निकलते देखा था, वह एक दुष्ट सुकुबस थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अपनी जान बचाकर भाग निकला। बेशक तान्या और उसकी बहनों के बारे में अब जो कुछ भी मैं जानता था, उससे मुझे संदेह था कि उनमें से कुछ बहाने सच के अलावा कुछ नहीं थे। महिलाओं के लिए भी एक बहाना था। तुम मुझ पर धोखा देने का आरोप कैसे लगा सकती हो, सिर्फ इसलिए कि तुम 2 साल की समुद्री यात्रा से घर आई हो और मैं गर्भवती हूँ। यह इनक्यूबस था। उसने मुझे अपनी रहस्यमयी पिशाच शक्तियों से सम्मोहित कर लिया। यह इनक्यूबस की परिभाषा का हिस्सा था कि वह अपने अभागे शिकार से संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता था। मैंने हैरानी से अपना सिर हिलाया, लेकिन मैंने एस्मे और खास तौर पर रोज़ली के बारे में सोचा। पिशाचों के बच्चे नहीं हो सकते। अगर यह संभव होता तो रोज़ली ने अब तक कोई रास्ता खोज लिया होता। इनक्यूबस मिथक एक दंतकथा के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि खैर एक अंतर था। बेशक रोज़ली एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह उस अवस्था में जमी हुई थी जिसमें वह मानव से अमानवीय में बदल गई थी, पूरी तरह से अपरिवर्तित। और मानव महिलाओं के शरीर को बच्चे पैदा करने के लिए बदलना पड़ता है। एक बात के लिए मासिक चक्र का लगातार परिवर्तन और फिर बढ़ते बच्चे को समायोजित करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। रोज़ली का शरीर बदल नहीं सकता था, लेकिन मेरा तो हो सकता था। मेरा तो हो गया। मैंने अपने पेट पर उस उभार को छुआ जो कल तक नहीं था। और मनुष्य पुरुष यौवन से लेकर मृत्यु तक लगभग एक जैसे ही रहते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, जो पता नहीं कहाँ से मिली थी। चार्ली चैपलिन 70 की उम्र में अपने सबसे छोटे बच्चे के पिता बने। पुरुषों के पास बच्चे पैदा करने के वर्ष या प्रजनन चक्र जैसी कोई चीज नहीं होती। बेशक कोई कैसे जान सकता है कि पिशाच पुरुष बच्चे पैदा कर सकते हैं, जब उनके साथी ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। पृथ्वी पर किस पिशाच में इतना संयम होगा कि वह एक मानव महिला के साथ इस सिद्धांत का परीक्षण कर सके? या फिर झुकाव? मैं तो केवल एक ही के बारे में सोच सका। मेरे सिर का एक हिस्सा तथ्य, स्मृति और अटकलों को छांट रहा था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जो छोटी छोटी मांसपेशियों को हिलाने की क्षमता को नियंत्रित करता था, सामान्य संचालन की क्षमता से परे स्तब्ध था। मैं बोलने के लिए अपने होंठ नहीं हिला सकता था, हालांकि मैं एडवर्ड से पूछना चाहता था कि कृपया मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। मुझे वापस उस जगह जाना था जहां वह बैठा था, उसे छूने के लिए, लेकिन मेरा शरीर निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। मैं केवल अपनी चौंकी हुई आंखों को आईने में देख सकता था। मेरी उंगलियां मेरे धड़ पर सूजन के खिलाफ सावधानी से दबा रही थीं। और फिर कल रात मेरे सजीव दुर्स्वप्न की तरह दृश्य अचानक बदल गया। आईने में मैंने जो कुछ भी देखा वह पूरी तरह से अलग लग रहा था, हालांकि वास्तव में कुछ भी अलग नहीं था। सब कुछ बदलने वाली बात यह हुई कि मेरे शरीर के अंदर से एक हल्का सा धक्का मेरे हाथ पर लगा। उसी समय एडवर्ड का फोन बजा, तेज और मांग करने वाला। हम दोनों में से कोई भी हिल नहीं रहा था। ये बार बार बजता रहा। मैंने इसे अनसुना करने की कोशिश की और अपनी उंगलियां पेट पर दबाते हुए इंतजार करने लगा। आईने में मेरा चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। मैं हैरान था, अब वह आश्चर्यचकित था। मैंने मुश्किल से देखा कि कब अजीब, खामोश आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। फोन बजता रहा। मैं चाहती थी कि एडवर्ड फोन उठाए। मैं एक पल से गुजर रही थी, संभवतः मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। अंत में झुंझलाहट बाकी सब चीजों से अलग हो गई। मैं एडवर्ड के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। मैंने पाया कि मैं और अधिक सावधानी से आगे बढ़ रहा हूँ, प्रत्येक हरकत के बारे में 1000 गुना अधिक जागरूक हूँ, और जब तक मुझे फोन नहीं मिल गया तब तक उसकी जेबें थपथपाता रहा। मुझे उम्मीद थी कि वह शांत हो जाएगा और खुद ही फोन का जवाब देगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। मैंने नंबर पहचान लिया और मैं आसानी से अनुमान लगा सका कि वह क्यों फोन कर रही थी। हाय एलिस, मैंने कहा। मेरी आवाज़ पहले से ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने अपना गला साफ किया। बेला,
बेला, क्या तुम ठीक हो? हाँ। कलश, क्या कार्लिसले वहाँ है? वह तो है। समस्या क्या है? मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। क्या एडवर्ड ठीक है? उसने सावधानी से पूछा। उसने फोन से कार्लिसल का नाम पुकारा और फिर पूछा, उसने फोन क्यों नहीं उठाया? इससे पहले कि मैं उसके पहले सवाल का जवाब दे पाता। मुझे यकीन नहीं है। बेला, क्या हो रहा है? मैंने अभी देखा। आपने क्या देखा? वहाँ सन्नाटा छा गया। ये कार्लिसले है, उसने अंततः कहा। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में बर्फ का पानी इंजेक्ट कर दिया गया हो। अगर एलिस ने मुझे एक हरी आंखों वाले, देवदूत चेहरे वाले बच्चे के साथ मेरी बाहों में देखा होता, तो वह मुझे जवाब देती, है ना? जब मैं कार्लिसले के बोलने का इंतजार कर रहा था, तो एलिस के लिए मैंने जो कल्पना की थी, वह मेरी पलकों के पीछे नाच रही थी। एक छोटा, सुंदर बच्चा, मेरे सपने में आए लड़के से भी ज्यादा सुंदर, मेरी बाहों में एक छोटा एडवर्ड। गर्मी मेरी नसों में दौड़ गई, बर्फ को दूर भगा दिया। बेला, ये कार्लिसले है। क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं था कि मैं क्या जवाब दूं। क्या वह मेरे निष्कर्षों पर हंसेगा, मुझे बताएगा कि मैं पागल हूँ? क्या मैं बस एक और रंगीन सपना देख रहा था? मैं एडवर्ड के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। क्या पिशाच सदमे में जा सकते हैं? क्या उसे कोई नुकसान पहुंचा है? कार्लिसले की आवाज अचानक गंभीर हो गई। नहीं, नहीं, मैंने उसे आश्वस्त किया। बस, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आया, बेला। मुझे लगता है, अच्छा, मुझे लगता है कि शायद मैंने गहरी सांस ली। गर्भवती हूँ। मानो मुझे सहारा देने के लिए मेरे पेट में एक और हल्का सा धक्का लगा। मेरा हाथ मेरे पेट की ओर उड़ गया। एक लंबे विराम के बाद कार्लिसले का चिकित्सा प्रशिक्षण काम करने लगा। आपके अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन कब था? शादी से 16 दिन पहले। मैंने पहले ही मानसिक गणना कर ली थी, ताकि मैं निश्चितता के साथ उत्तर दे सकूं। आपको कैसा लगता है? अजीब है, मैंने उससे कहा और मेरी आवाज टूट गई। मेरे गालों पर आंसू की एक और धार बह निकली। ये सुनने में अजीब लगेगा, मुझे पता है कि यह सब करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। शायद मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे अजीब सपने आ रहे हैं और मैं हर समय खा रहा हूँ और रो रहा हूँ और उल्टी कर रहा हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि अभी मेरे अंदर कुछ हलचल हुई है। एडवर्ड का सिर अचानक ऊपर उठा। मैंने राहत की सांस ली। एडवर्ड ने फोन के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा सफेद और कठोर था। उर्न, मुझे लगता है एडवर्ड तुमसे बात करना चाहता है। उसे पहन लो, कार्लिसले ने तनावपूर्ण आवाज में कहा। इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त न होते हुए कि एडवर्ड बात कर सकता है, मैंने फोन उसके हाथ में दे दिया। उसने उसे कान से लगाया और फुसफुसाया, क्या ये संभव है? वो बहुत देर तक कुछ न देखते हुए शून्य भाव से सुनता रहा। और बेला, उसने पूछा। बोलते समय उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने काफी देर तक सुना और फिर कहा, हाँ, हाँ, मैं करूँगा। उसने फोन कान से हटाया और एंड बटन दबाया। तुरंत ही उसने एक नया नंबर डायल कर दिया। कार्लिसल ने क्या कहा? मैंने अधीरता से पूछा। एडवर्ड ने बेजान आवाज में जवाब दिया, उसे लगता है कि तुम गर्भवती हो। इन शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक गर्म सिहरन पैदा कर दी। मेरे अंदर एक छोटा सा कोना फड़फड़ा उठा। इस समय आप किसे फोन कर रहे हैं? मैंने पूछा, जब उसने फोन वापस अपने कान पर लगाया। हवाई अड्डा, हम घर जा रहे हैं। एडवर्ड 1 घंटे से ज्यादा समय तक बिना रुके फोन पर बात करता रहा। मुझे लगा कि वह हमारे घर जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम कर रहा है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता था क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहस कर रहा था, वह बहुत ज्यादा बोल रहा था। बहस करते हुए उसने अपना सामान पैक किया। वो कमरे में गुस्से से भरे बवंडर की तरह घूमता रहा, अपने रास्ते में विनाश के बजाय व्यवस्था छोड़ता रहा। उसने मेरे कपड़ों का एक सेट बिना देखे बिस्तर पर फेंक दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरे कपड़े पहनने का समय हो गया है। जब मैं कपड़े बदल रहा था, तब उसने अपनी बहस जारी रखी, अचानक, उत्तेजित हरकतों से इशारे किए।
जब मैं उससे निकलने वाली हिंसक ऊर्जा को और सहन नहीं कर सका तो मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसकी उन्मत्त एकाग्रता ने मुझे सुबह की बीमारी की तरह नहीं बल्कि असहज कर दिया। मैं उसके मूड के गुजरने के लिए कहीं और इंतजार करूंगा। मैं इस ठंडे, केंद्रित एडवर्ड से बात नहीं कर सकता था जिसने ईमानदारी से मुझे थोड़ा डरा दिया था। एक बार फिर मैं रसोई में पहुंच गया। अलमारी में प्रेट्जेल का एक बैग था। मैंने उन्हें ध्यान से चबाना शुरू कर दिया। खिड़की से बाहर रेत और चट्टानों और पेड़ों और समुद्र को घूरते हुए सूरज की रोशनी में चमकती हर चीज को। किसी ने मुझे कुल्हनी मारी। मुझे पता है, मैंने कहा। मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन धक्का देने वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ क्या गड़बड़ है? बिल्कुल आश्चर्यजनक, यहाँ तक कि आश्चर्यजनक भी। लेकिन गलत नहीं। तो एडवर्ड इतना क्रोधित क्यों था? वो वही था जिसने वास्तव में शॉटगन शादी की कामना की थी। मैंने इस पर तर्क करने की कोशिश की। शायद यह इतना भ्रमित करने वाला नहीं था कि एडवर्ड चाहता था कि हम तुरंत घर चले जाएं। वह चाहता था कि कार्लिसले मेरी जांच करे, सुनिश्चित करे कि मेरी धारणा सही थी, हालांकि इस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी संदेह नहीं था। संभवतः वे चाहते थे कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं पहले से ही इतनी गर्भवती क्यों थी, इस उभार और धक्का मुक्की और इस सब के साथ। ये सामान्य नहीं था। एक बार जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे यकीन हो गया कि यह मेरे पास है। वह बच्चे के बारे में बहुत चिंतित होगा। मैं अभी तक घबराने की स्थिति में नहीं थी। मेरा दिमाग उसके दिमाग से ज्यादा धीरे काम कर रहा था। वह अभी भी उस तस्वीर पर अचंभित था जो उसने पहले बनाई थी, एडवर्ड की आंखों वाली छोटी बच्ची, जैसे कि जब वह इंसान थी तब उसकी आंखें हरी थीं, मेरी बाहों में सुंदर और सुंदर लेटी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि उसका चेहरा बिल्कुल एडवर्ड जैसा होगा और मेरी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह अजीब था कि ये दृष्टि कितनी अचानक और पूरी तरह से आवश्यक हो गई थी। उस पहले छोटे से स्पर्श से पूरी दुनिया बदल गई थी। जहां पहले सिर्फ एक चीज थी जिसके बिना मैं नहीं रह सकता था, अब दो हो गई थीं। कोई विभाजन नहीं था, मेरा प्यार अब उनके बीच विभाजित नहीं था, ऐसा नहीं था। यह ऐसा था जैसे मेरा दिल बड़ा हो गया था, उस पल में अपने आकार से दोगुना हो गया था। वह सारी अतिरिक्त जगह पहले से ही भर गई थी। ये वृद्धि लगभग चक्कर आने वाली थी। मैं पहले कभी भी रोज़ली के दर्द और आक्रोश को नहीं समझ पाई थी। मैंने कभी खुद को मां नहीं माना था, कभी ऐसा नहीं चाहती थी। एडवर्ड से यह वादा करना मेरे लिए आसान था कि मैं उसके लिए बच्चे छोड़ने की परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करती थी। बच्चे, अमूर्त रूप में, मुझे कभी पसंद नहीं आए। वे शोर मचाने वाले प्राणी लगते थे, अक्सर किसी न किसी तरह का गू टपकाते रहते थे। मेरा उनसे कभी ज्यादा लेना देना नहीं था। जब मैंने सपना देखा कि रेनी मुझे एक भाई देगी, तो मैंने हमेशा एक बड़े भाई की कल्पना की थी। कोई ऐसा जो मेरी देखभाल करे, न कि इसके विपरीत। ये बच्चा, एडवर्ड का बच्चा, एक बिल्कुल अलग कहानी थी। मैं उसे वैसे ही चाहता था जैसे मैं सांस लेने के लिए हवा चाहता था। कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत। शायद मेरी कल्पना शक्ति बहुत खराब थी। शायद यही वजह थी कि मैं शादी करना पसंद नहीं कर पाई, लेकिन जब तक बच्चा नहीं आ गया, तब तक मैं यह नहीं समझ पाई कि मैं बच्चा चाहती हूँ। जैसे ही मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और अगले झटके की प्रतीक्षा करने लगा, मेरे गालों पर फिर से आंसू बहने लगे। बेला, मैं उसकी आवाज की टोन से सावधान हो गया। आवाज बहुत ठंडी थी, बहुत सावधान। उसका चेहरा उसकी आवाज से मेल खाता था, खाली और कठोर। और फिर उसने देखा कि मैं रो रहा था। बेला, वो एक झटके में कमरे में घुसा और मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, नहीं, उसने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। डरो मत, हम 16 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो कार्लिसले तैयार हो जाएगा। हम इसका ध्यान रखेंगे और तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। इसका ख्याल रखना। क्या मतलब है तुम्हारा?
वो दूर झुका और मेरी आंखों में देखा। हम उस चीज को बाहर निकाल देंगे, इससे पहले कि वह तुम्हारे किसी अंग को नुकसान पहुंचाए। डरो मत, मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वह चीज। मैं चौंका। उसने तेजी से मेरी तरफ से दूर, सामने के दरवाजे की तरफ देखा। अरे, मैं भूल गया था कि गुस्तावो आ जाने वाला था। हाय, उसे छोड़ो और अभी वापस आ जाओ। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने सहारे के लिए काउंटर को पकड़ लिया। मेरे घुटने कांप रहे थे। एडवर्ड ने अभी अभी मेरे छोटे से नटजर को कुछ कहा था। उसने कहा कि कार्लिसले इसे बाहर निकाल देगा। नहीं, मैंने फुसफुसाकर कहा। मैं पहले भी गलत हो चुकी थी। उसे बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो उसे चोट पहुंचाना चाहता था। मेरे दिमाग में जो खूबसूरत तस्वीर थी, वह अचानक बदल गई, किसी अंधेरे में बदल गई। मेरा प्यारा बच्चा रो रहा था, मेरी कमज़ोर बाहें उसे बचाने के लिए काफ़ी नहीं थीं। मैं क्या कर सकता था? क्या मैं उनसे तर्क कर पाऊंगा? अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या यह एलिस की फ़ोन पर अजीब चुप्पी की वजह थी? क्या यही उसने देखा था? एडवर्ड और कार्लिसले ने उस पीले, सुंदर बच्चे को उसके जीने से पहले ही मार डाला। नहीं, मैंने फिर से फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आवाज़ और भी मजबूत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने एडवर्ड को फिर से पुर्तगाली बोलते सुना, फिर से बहस करते हुए। उसकी आवाज़ करीब आ गई और मैंने उसे झुंझलाहट में बड़बड़ाते हुए सुना। फिर मैंने एक और आवाज़ सुनी, धीमी और डरपोक। एक महिला की आवाज़। वो उससे पहले ही रसोई में आ गया और सीधे मेरे पास आया। उसने मेरे गालों से आंसू पोंछे और अपने पतले, सख्त होंठों से मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। वो हमारे लिए बनाया हुआ खाना लाने पर अड़ी हुई है। अगर वह कम तनाव में होता, कम गुस्सा होता, तो मैं जानती थी कि वो अपनी आंखें घुमा लेता। यह एक बहाना है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है। अंत में उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी हो गई। कौरे अपने हाथों में ढकी हुई थाली लेकर घबराई हुई कोने की ओर चली गई। मैं चाहती थी कि मैं पुर्तगाली बोल पाती, या मेरी स्पेनिश इतनी बुनियादी नहीं होती, ताकि मैं इस महिला को धन्यवाद दे पाती जिसने सिर्फ मेरा हालचाल जानने के लिए एक पिशाच को नाराज़ करने की हिम्मत की। हम दोनों के बीच उसकी आंखें झपक रही थीं। मैंने देखा कि वह मेरे चेहरे का रंग, मेरी आंखों की नमी नाप रही थी। कुछ ऐसा बुदबुदाते हुए जो मुझे समझ में नहीं आया, उसने डिश काउंटर पर रख दी। एडवर्ड ने उस पर कुछ चिल्लाया। मैंने उसे पहले कभी इतना असभ्य होते नहीं सुना था। वह जाने के लिए मुड़ी और उसकी लंबी स्कर्ट की घूमती हुई हरकत से खाने की महक मेरे चेहरे पर आ गई। ये प्याज और मछली की तीखी महक थी। मेरा जी घबरा गया और मैं सिंक की ओर घूम गया। मैंने एडवर्ड के हाथों को अपने माथे पर महसूस किया और अपने कानों में गर्जना के बीच उसकी मधुर बड़बड़ाहट सुनी। उसके हाथ एक सेकंड के लिए गायब हो गए और मैंने रेफ्रिजरेटर को बंद होते सुना। शुक्र है, आवाज़ के साथ ही महक भी गायब हो गई और एडवर्ड के हाथ फिर से मेरे नम चेहरे को ठंडा कर रहे थे। ये जल्दी ही खत्म हो गया। मैंने नल में अपना मुंह धोया जबकि वो मेरे चेहरे के एक तरफ सहला रहा था। मेरे गर्भ में एक छोटी सी हलचल महसूस हुई। सब ठीक है, हम ठीक हैं, मैंने उस टक्कर की ओर सोचते हुए कहा। एडवर्ड ने मुझे घुमाया और अपनी बाहों में ले लिया। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मेरे हाथ, सहज रूप से, मेरे पेट पर मुड़े हुए थे। मैंने हल्की सी चीख सुनी और ऊपर देखा। वो महिला अभी भी वहीं खड़ी थी, अपने हाथों को आधा फैलाए हुए दरवाजे पर झिझक रही थी, जैसे कि वह मदद के लिए कोई रास्ता तलाश रही हो। उसकी आंखें मेरे हाथों पर टिकी थीं, जो सदमे से चौड़ी हो गई थीं। उसका मुंह खुला हुआ था। फिर एडवर्ड भी हौंफने लगा और अचानक उस महिला की तरफ मुड़ा। उसने मुझे अपने शरीर के पीछे थोड़ा सा धकेल दिया। उसका हाथ मेरे धड़ पर लिपटा हुआ था, जैसे कि वह मुझे पीछे खींच रहा हो। अचानक कौरे उस पर चिल्लाने लगी, जोर से, गुस्से से। उसके अस्पष्ट शब्द कमरे में चाकुओं की तरह उड़ रहे थे। उसने अपनी छोटी मुट्ठी हवा में उठाए और 2 कदम आगे बढ़कर उसे उसकी ओर हिलाया। उसकी क्रूरता के बावजूद उसकी आंखों में भय देखना आसान था।
एडवर्ड भी उसके पास आया और मैंने उसकी बाँह पकड़ ली। उस महिला के लिए डर गया, लेकिन जब उसने उसकी तीखी टिप्पणियों को रोका तो उसकी आवाज़ ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, खासकर ये देखते हुए कि जब वह उस पर चिल्ला नहीं रही थी तो वह उसके साथ कितना तीखा व्यवहार करता था। अब ये धीमी थी, यह विनती कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि आवाज़ अलग थी, ज़्यादा गले से निकलने वाली, लय में कमी। मुझे नहीं लगा कि वह अब पुर्तगाली बोल रहा है। एक क्षण के लिए महिला उसे आश्चर्य से देखती रही, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसी विदेशी भाषा में एक लंबा प्रश्न पूछ डाला। मैंने देखा कि उसका चेहरा उदास और गंभीर हो गया और उसने एक बार सिर हिलाया। वह जल्दी से एक कदम पीछे हटी और खुद को क्रॉस किया। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए उसके पास हाथ बढ़ाया और फिर अपना हाथ मेरे गाल पर टिका दिया। उसने फिर से गुस्से में जवाब दिया, अपने हाथों को उस पर आरोप लगाते हुए लहराया और फिर उसे इशारा किया। जब उसने बात खत्म की तो उसने फिर से उसी धीमी, आग्रहपूर्ण आवाज में विनती की। उसके हाव भाव बदल गए। जब वह बोल रहा था तो वह उसके चेहरे पर संदेह के भाव के साथ उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बार बार मेरे भ्रमित चेहरे पर घूम रही थीं। उसने बोलना बंद कर दिया और वह कुछ सोच विचार कर रही थी। उसने हम दोनों के बीच आगे पीछे देखा और फिर अनजाने में ही एक कदम आगे बढ़ गई। उसने अपने हाथों से हरकत की, अपने पेट से बाहर निकले गुब्बारे जैसी आकृति की नकल की। मैंने चौंक कर पूछा, क्या शिकारी खून पीने वाले की उसकी कहानियों में ये सब शामिल है? क्या वह संभवतः मेरे अंदर क्या बढ़ रहा है, इसके बारे में कुछ जानती होगी? इस बार वह जानबूझकर कुछ कदम आगे बढ़ी और कुछ संक्षिप्त प्रश्न पूछे, जिसका उसने तनाव से जवाब दिया। फिर वह प्रश्नकर्ता बन गया, एक त्वरित प्रश्न। वह झिझकी और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जब वह फिर से बोला तो उसकी आवाज़ इतनी पीड़ादायक थी कि मैं चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। जवाब में वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और इतनी करीब आ गई कि अपना छोटा सा हाथ मेरे पेट के ऊपर रख सके। उसने पुर्तगाली में एक शब्द बोला, मोटे। उसने धीरे से आह भरी। फिर वह मुड़ी, उसके कंधे झुके हुए थे जैसे कि बातचीत ने उसे बूढ़ा कर दिया हो, और कमरे से बाहर चली गई। मैं इसके लिए पर्याप्त स्पेनिश जानता था। एडवर्ड फिर से जम गया, उसके चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ उसे घूर रहा था। कुछ क्षण बाद मैंने नाव के इंजन को चालू होते हुए सुना और फिर दूर जाकर धीमा हो गया। एडवर्ड तब तक नहीं हिला जब तक मैं बाथरूम के लिए नहीं निकल गई। फिर उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ में दर्द की फुसफुसाहट थी। अपने दांतों को फिर से ब्रश करने के लिए। उसने जो कहा, उसकी चिंता मत करो। ये कुछ और नहीं बल्कि किंवदंतियां हैं, मनोरंजन के लिए पुराने झूठ हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने उससे कहा, हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं था। मानो मैं किसी बात को इसलिए नकार सकता हूँ क्योंकि वह एक किंवदंती थी। मेरी जिंदगी हर तरफ किंवदंतियों से घिरी हुई थी। वे सभी सच थीं। मैंने आपका टूथब्रश पैक कर दिया है। मैं इसे आपके लिए ले आऊँगा। वह मेरे आगे आगे चलकर शयन कक्ष में चला गया। क्या हम जल्द ही निकल रहे हैं? मैंने उसके पीछे से पुकारा। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा। वह मेरे टूथब्रश को पैक करने के लिए इंतज़ार करता रहा, चुपचाप बेडरूम में इधर उधर घूमता रहा। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने उसे थमा दिया। मैं बैग नाव में रख दूंगा, एडवर्ड। वह पीछे मुड़ा और बोला, हाँ। मैं झिझकते हुए कुछ पल अकेले बिताने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम कुछ खाना पैक कर सकते हो? तुम्हें पता है, अगर मुझे फिर से भूख लगी तो। बेशक, उसने कहा। उसकी आंखें अचानक नर्म हो गईं। किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। हम कुछ ही घंटों में कार्लिसले पहुंच जाएंगे। सच में, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी आवाज़ पर भरोसा न था, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसके दोनों हाथों में एक एक बड़ा सूटकेस था। मैंने घूमकर वह फ़ोन उठाया जो उसने काउंटर पर छोड़ा था। यह उसके स्वभाव के अनुसार नहीं था कि वह सब कुछ भूल जाए। ये भूल जाए कि गुस्तावो आ रहा है,
अपना फ़ोन यहाँ पड़ा छोड़ जाए। वह इतना तनाव में था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने इसे खोला और पहले से प्रोग्राम किए गए नंबरों को स्क्रॉल किया। मुझे खुशी थी कि उसने आवाज़ बंद कर दी थी, मुझे डर था कि वह मुझे पकड़ लेगा। क्या वह अभी नाव पर होगा? या वापस आ चुका होगा? अगर मैं रसोई से फुसफुसाऊं तो क्या वह मुझे सुन पाएगा? मुझे वह नंबर मिल गया जिसे मैं चाहता था, जिस पर मैंने अपने जीवन में पहले कभी कॉल नहीं किया था। मैंने भेजे बटन दबाया और अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं। हेलो, सुनहरी पवन घंटियों जैसी आवाज ने उत्तर दिया। रोज़ली, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, ये बेला है। कृपया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।